कौन है मुख्तार अंसारी? आजादी की लड़ाई लड़ने वाले का पोता आखिर कैसे बन गया डॉन? गरीबों का मसीहा या सबसे बड़ा अपराधी? रास्ते में नहीं तो क्या जेल में होगी मुख्तार अंसारी की हत्या? कोर्ट या जांच एजेंसियां क्या नहीं दिलवा पाएंगी उसे सजा? इन सारे सवालों के जवाब आज के वीडियो में विस्तार से बताएंगे। वेब सीरीज मिर्जापुर देखी होगी आपने। कालीन भैया को भी जानते होंगे। उनका धंधा, उनका रुतबा, उनका अपराध सब कुछ एकदम टॉप लेवल का हुआ करता था। कब किसे गोली मार दें, कब किसको धंधा सौंप कर राजा बना दें, सब कुछ कालीन भैया के मूड पर डिपेंड करता था। जिधर गुजरते इलाके के लोग खड़े होकर सलामी देते। कालीन फिल्मी कैरेक्टर हैं, लेकिन मुख्तार अंसारी रियल कालीन भैया हैं। वैसे यहाँ थे भी कहा जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जिधर से गुजरते थे उधर समर्थक दौड़ पड़ते थे, विरोधी घरों में घुस जाते थे। 18 लोगों की हत्याओं का केस चल रहा है। 10 मुकदमे हत्या के प्रयास के चल रहे हैं। गैंगस्टर एक्ट, टाडा, NSA, आर्म्स एक्ट व मकोका एक्ट भी लगा हुआ है। अपराध की दुनिया के सारे केस लगने के बावजूद मुख्तार पूर्वांचल के एक बड़े हिस्से में पूजे जाते हैं। उनके लिए इबादत की जाती है। ऐसा क्यों है, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। मुख्तार के अपराधों की निर्मम कहानी जानने से पहले हम उसके खानदान की बात करते हैं। महात्मा गांधी जब देश की आज़ादी के लिए आंदोलन कर रहे थे, उस वक्त मुख्तार अहमद अंसारी भी उनके साथ संघर्ष कर रहे थे। अहमद अंसारी कांग्रेस के दिग्गज नेता थे। न सिर्फ नेता बल्कि 1926-27 के दौरान 1 साल के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। ये कोई और नहीं बल्कि डॉन मुख्तार अंसारी के दादा थे। आज़ादी के महासंग्राम में नौसेना की तरफ से ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान लड़ाई लड़ रहे थे। जब देश आज़ाद हुआ तो उस्मान को पाकिस्तानी सेना में शामिल होने का प्रस्ताव आया। उसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। कहा, लड़ा है इस देश के लिए तो मरेंगे भी इस देश के लिए। 1948 में वह शहीद हो गए। मरणोपरांत उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। ब्रिगेडियर उस्मान डॉन मुख्तार अंसारी के नाना थे। मुख्तार के पिता सुभानुल्लाह अंसारी सादगी पसंद आदमी थे। कांग्रेस के नेता थे। मऊ समेत आसपास के जिलों में बड़ा सम्मान था। नगर पालिका के चुनाव में उतरे तो बाकी सारे प्रत्याशियों ने इनके सम्मान में अपना नाम वापस ले लिया। मुख्तार अंसारी के चाचा हामिद अंसारी देश के 2 बार उपराष्ट्रपति रहे। अब आप देखिए, दादा ने महात्मा गांधी के साथ देश की लड़ाई लड़ी। नाना ने देश के लिए सेना की तरफ से दुश्मनों से लड़ा। पिता चुनाव में खड़े हुए तो बाकी लोग बैठ गए। चाचा देश में 2 बार उपराष्ट्रपति रहे। इतने संपन्न परिवार से होने के बावजूद भी आखिर मुख्तार ने अपराध की दुनिया को क्यों चुना? क्या कोई मजबूरी थी या फिर मूड में आया और बाद में अपराध में ही मन लग गया? ये 1980 का दौर था। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। पूर्वांचल का कायाकल्प करने के लिए तमाम बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत हुई और जैसा कि होता आया है, परियोजनाएं आई तो ठेके की लड़ाइयां भी शुरू हो गई। सरकारी ठेके को पाने के लिए आजकल हम जितनी दबंगई देखते हैं, दबंगई का स्तर उस वक्त इससे भी ज्यादा खतरनाक था और इससे भी ज्यादा अधिक रॉ था। पूर्वांचल में उस वक्त 2 गैंग सक्रिय थे। एक था मकनू सिंह का गैंग और दूसरा था साहिब सिंह का गैंग। मुख्तार अंसारी अपने दोस्त साधु सिंह के साथ मकनू सिंह के गैंग का मेंबर था। वहीं साहिब सिंह गैंग का सबसे खतरनाक खिलाड़ी था ब्रजेश सिंह। मऊ जिले के सैदपुर में ठेके से संबंधित एक विवाद हुआ इन दोनों गैंगों के बीच और उस विवाद ने एक महत्वपूर्ण घटना को रेखांकित किया। उस विवाद के बाद ब्रजेश सिंह ने अपने गैंग यानी कि साहिब सिंह के गैंग को अलविदा कह दिया। अपना नया गैंग उसने शुरू किया। इस बीच ये बात जरूर ध्यान रहे कि अब तक मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह के बीच कोई प्रत्यक्ष विवाद, कोई प्रत्यक्ष मतभेद था नहीं। मुख्तार अंसारी की कहानी को आगे बढ़ाएं तो जरूरी हो जाता है ब्रजेश सिंह के बैकग्राउंड को जानना। तो साहब, ब्रजेश एक पढ़ाकू लड़के थे। पढ़ने लिखने में होशियार थे। पिता सिंचाई विभाग में काम करते थे। बेटे ने इंटरमीडिएट पास की तो पिता ने आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें बनारस भेज दिया। ब्रजेश बनारस में रहकर पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उन्हें एक सूचना मिली और सूचना ने उनकी जिंदगी और पूर्वांचल के पूरे इतिहास को बदलने का काम किया। इस सूचना था उनके पिता की हत्या की सूचना। हत्या स्थानीय बदमाश पांचू ने करवाया था। ब्रजेश ने खबर सुनी तो दुखी हुए। पढ़ाई से उनका मोह भंग हो गया। गांव चले गए।
चूंकि पांचू जिसने उनके पिता की हत्या की थी वो गांव में ही रहता था, ब्रजेश उसके घर जा धमकी, उसके पिता के पैर छुए, खड़े हुए और उसके पिता को पिस्टल से मार दिया। इस तरीके से ब्रजेश सिंह ने अपने पिता की हत्या का बदला तो ले ही लिया, साथ ही आपराधिक दुनिया में हत्या के रूप में पहली सीढ़ी पर चढ़ चुके थे। उनके पिता की हत्या में एक और व्यक्ति शामिल था, उसका नाम था रघुनाथ यादव। रघुनाथ ग्राम प्रधान था। कचहरी में उसके ऊपर कोई मामला चल रहा था, सो वो कचहरी में था। ब्रजेश को खबर लगी तो वो कचहरी पहुंच गया AK-47 लेकर, और वहीं पर रघुनाथ यादव को छलनी कर दिया। ये केवल पूर्वांचल नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में AK-47 के द्वारा हत्या का पहला मामला था। इस घटना के बाद ब्रजेश सिंह पूर्वांचल का एक नामी डॉन बन गया था। उसके बाद उसने अपने साथ लोगों को जोड़ना शुरू किया और अपने गिरोह को और अधिक मजबूत किया। ब्रजेश और मुख्तार के बीच यहाँ तक कोई खास विवाद नहीं था, लेकिन गैंग बढ़ाते बढ़ाते ब्रजेश ने अपनी टीम में त्रिभुवन सिंह को शामिल कर लिया। त्रिभुवन उस वक्त मुख्तार का दुश्मन हुआ करता था। मुख्तार का दुश्मन ब्रजेश का दोस्त, त्रिभुवन का दोस्त मुख्तार का दुश्मन। यहीं से शुरू होती है वर्चस्व की जंग। रेलवे का ठेका हो, शराब का, किडनैपिंग का मामला हो या फिर हत्याओं का, हर मामलों में दोनों एक दूसरे को पछाड़ने में लगे रहते थे। साल 1988 में मंडी परिषद के ठेकेदार सच्चिदानंद की हत्या करा दी गई। इस हत्या में नाम आया मुख्तार अंसारी का और साधु सिंह का। पुलिस खोजती रही लेकिन दोनों को खोज नहीं पाई। इसी दौरान बनारस पुलिस लाइन में कांस्टेबल पद पर तैनात राजेंद्र सिंह की हत्या कर दी गई। एक बार फिर से केस दर्ज हुआ मुख्तार अंसारी और साधु सिंह के खिलाफ। इस घटना ने ब्रजेश के खून को खौला कर रख दिया। इस मामले में पुलिस ने साधु सिंह को गिरफ्तार किया। जब वह जेल में था तब उसकी पत्नी को अस्पताल में बच्चा हुआ। साधु सिंह पुलिस टीम के साथ पत्नी और बच्चों को देखने अस्पताल पहुंचा। पुलिस की वर्दी पहने व्यक्ति ने साधु सिंह पर गोली चलाई और अस्पताल के भीतर उसकी हत्या कर दी। जिस दिन यह हत्या हुई उस दिन साधु सिंह के गांव में ही उसकी मां एवं भाई समेत परिवार के 8 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि पुलिस की वर्दी में आया हत्यारा कोई और नहीं बल्कि ब्रजेश सिंह ही था। साधु सिंह की हत्या के बाद लगा मुख्तार कमजोर हो जाएगा, और हुआ भी। बताया जाता है कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन तभी 2 पुलिस वालों को गोली लगी और वह फरार हो गया। मुख्तार और ब्रजेश सिंह के बीच अब खुली जंग छिड़ चुकी थी, बिल्कुल गैंग्स ऑफ वसेपुर की तरह। पूर्वांचल में गोली चलना आम हो गया था, मुठभेड़ आम हो गए थे। इन दोनों गैंग के बीच में मुठभेड़ होते रहते। कभी एक गैंग का गुर्गा मारा जाता तो कभी दूसरे गैंग का। कभी कभी मुठभेड़ बड़े हो जाते थे तो एक ही बार में 5-6 गुर्गे भी मर जाते थे। इस दौरान पुलिस के पास केवल 2 काम बचे थे, लाशें बटोरने का काम और पोस्टमार्टम करवाने का काम। कभी कभी छापेमारी भी करवाती थी पुलिस, लेकिन छापेमारी करने जाती तो पहले पता लगाती थी कि किस गैंग का मामला है। अगर नाम निकलकर सामने आता ब्रजेश सिंह या मुख्तार अंसारी का तो पुलिस बचने की कोशिश करती, अगर जाती भी तो बड़े दल और बल के साथ। ये सब हो ही रहा था कि मुख्तार को एक नया चस्का लगा, एक नया चाव चढ़ा, चाव राजनीति का। मुख्तार ने राजनीति में आने की सोची। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसे टिकट से मना नहीं कर सकती थी। हालांकि उस समय अवसर को भुनाया बहुजन समाजवादी पार्टी ने। मायावती ने टिकट दिया और मुख्तार चुन लिए गए विधायक मऊ विधानसभा से। इसके बाद मुख्तार की ताकत में बेहिसाब वृद्धि हुई। जैसे जैसे मुख्तार की ताकत बढ़ रही थी वैसे वैसे ब्रजेश सिंह की ताकत कम होती जा रही थी। और राजनीति में आए तो बहुजन समाजवादी पार्टी ने एक काम किया, मुख्तार की छवि को रॉबिन हुड की छवि में तब्दील करने की कोशिश की। मुख्तार ने भी इस तरह के काम को शुरू किया। किसी की शादी होती तो मुख्तार पैसे देता, किसी की 13वीं होती तो मुख्तार पैसे देता, किसी की शादी में अगर दूल्हा शादी से इनकार कर देता तो मुख्तार उस दूल्हे को उठवा लेता और शादी करवा दिया जाता था। इस तरीके से मुख्तार गरीबों का मसीहा बनने के सफर पर आगे बढ़ चुका था। लेकिन एक तरफ चिंगारी जल रही थी, चिंगारी बदले की ये चिंगारी जल रही थी ब्रजेश सिंह के सीने में। लेकिन ब्रजेश सिंह नाप रहा था मुख्तार की ताकत को, और वो समझ चुका था कि ट्रेडिशनल तरीके से अब मुख्तार अंसारी का सामना करना आसान नहीं होने वाला था। सो ब्रजेश सिंह ने तय किया कि पूर्वांचल के इस नए नवेले रॉबिन हुड को पॉलिटिकल भाषा में ही वो जवाब देगा। गाजीपुर जिले की एक सीट है मोहम्मदाबाद।
कहा जाता है कि यहाँ की राजनीति फाटक के अंदर शुरू होती है और वहीं खत्म हो जाती है। इस फाटक के पीछे लगता है मुख्तार अंसारी एवं उनके भाई अफजाल अंसारी का दरबार। ध्यान रहे, मोहम्मदाबाद ही मुख्तार का पैतृक निवास है। 1985 से इस सीट पर अंसारी परिवार का ही कब्जा था। साल 2002 में अंसारी परिवार के अजेय रथ को रोकते हुए भाजपा नेता कृष्णानंद राय ने जीत दर्ज की। कृष्णानंद ने अफजाल अंसारी को करीब 8000 वोटों से हराया। इस हार से मुख्तार अंसारी तिलमिला गया। इस तिलमिलाहट के दो कारण थे, या कहें दो शिकस्त थी, एक चुनाव की, दूसरे हमले की। साल 2001 में मुख्तार अंसारी के काफिले पर जोरदार हमला हुआ था। हालांकि मुख्तार को पहले खबर हो गई थी उस पर हमला हो सकता है, इसलिए वह आगे वाली गाड़ी पर नहीं बैठा। उस हमले में मुख्तार के 3 लोग मारे गए थे। चुनाव हारने के बाद ये बदला लेने की कसक और बढ़ा गई। 25 नवंबर 2005 का दिन था। विधायक कृष्णानंद पास के ही गांव में एक क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करने गए थे। चूंकि पास के ही गांव में जाना था, इसलिए उन्होंने अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी निकालने के बजाय नॉर्मल गाड़ी ही चुनी। क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करके वहां से निकले ही थे, भांवरकोल के बसनिया पुलिस के पास सामने से एक सिल्वर ग्रे कलर की एसयूवी आकर खड़ी हो गई। विधायक कुछ समझ पाते उसके पहले ही एसयूवी से 7-8 लोग उतरे और विधायक की गाड़ी पर फायरिंग झोंक दी। फायरिंग किसी पिस्टल, कट्टा या रिवॉल्वर से नहीं हो रही थी, बल्कि AK-47 से हो रही थी। शरीर के साथ साथ पूरी गाड़ी छलनी हो गई। मौत का ये खेल काफ़ी देर तक चला। कम से कम 500 राउंड फायर हुए। गुंडों को भरोसा हो गया कि विधायक समेत 7 लोग मारे जा चुके हैं, तब वह वहां से निकले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। पता चला कि 7 लोगों की बॉडी से 67 गोलियां मिली। असल में ये सिर्फ एक हत्याकांड नहीं था, बल्कि एक संदेश देने की कोशिश थी कि भाई से पंगा लेने पर ऐसी सजा मिलेगी, कलेजा कांप जाएगा। इस हत्याकांड में विधायक कृष्णानंद राय के साथ पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्याम शंकर राय, भांवरकोल ब्लॉक के मंडल अध्यक्ष रमेश राय, अखिलेश राय, शेषनाथ पटेल, मुन्ना यादव एवं उनके अंगरक्षक निर्भय नारायण उपाध्याय की हत्या की गई। इस हत्याकांड के बाद पूरा पूर्वांचल दहल उठा। विधायक के लोगों ने जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की। विधायक की पत्नी अलका राय ने पति की हत्या के आरोप में बाहुबली मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी, माफिया डॉन मुन्ना बजरंगी, अताहर रहमान उर्फ बाबू, संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा, फिरदौस एवं राकेश पांडे पर मुकदमा दर्ज कराया। चूंकि मामला हाई प्रोफाइल था, इसलिए जिले के एसपी तक जांच करने से कतरा रहे थे। अलका राय सीबीआई जांच की मांग कर रही थी। सीबीआई भी इस केस को नहीं लेना चाहती थी। केस लिया तो कुछ दिन बाद दबाव बढ़ा और उसने केस छोड़ दिया। अलका राय ने दोबारा केस दर्ज करवाया और जांच शुरू हुई, लेकिन 1 साल बाद ही इस घटना के एकमात्र चश्मदीद गवाह शशिकांत राय की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। बताया जाता है कि शशिकांत की हत्या की गई, लेकिन जो अखबारों में खबर आई उसमें आत्महत्या बताया गया। इस तरह से न्याय की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। मुख्तार के खिलाफ जांच चली, सबूतों के अभाव में सभी बाइज्जत बरी हो गए। कृष्णानंद हत्याकांड में मुख्तार बरी जरूर हो गए, लेकिन अपने पुराने तमाम आपराधिक कांडों के कारण वो जेल में ही रहे। इसी दौरान एक और घटना घटी। 2008 में उड़ीसा से ब्रजेश सिंह को गिरफ्तार किया गया। हालांकि पहले यह खबर उड़ी थी कि ब्रजेश सिंह मारा जा चुका है, लेकिन वो खबर झूठी थी। जेल आया तो ब्रजेश सिंह ने मानव समाज पार्टी का दामन थाम लिया। प्रदेश में बसपा की सरकार थी और मुख्तार के संबंध बसपा से पुराने भी थे। मुख्तार ने इन सब बातों को नापा तौला और बसपा में शामिल होने का फैसला किया। बसपा ने मुख्तार को गले लगा लिया। एक बार फिर से मुख्तार की छवि नए तरीके से गढ़ने की कोशिश की गई। उसकी छवि को रॉबिन हुड की छवि में तब्दील करने की कोशिश हुई। मायावती ने तो मंच से ही उसे गरीबों का मसीहा बता दिया। 2009 में उसे लोकसभा का टिकट भी दिया गया। ये टिकट वाराणसी क्षेत्र से मिला। मुख्तार चुनाव लड़े लेकिन हार गए। 17,000 वोटों का फासला रह गया जिसे वो पाट नहीं पाए। लेकिन इन चुनावों की बड़ी खबर ये नहीं थी कि मुख्तार चुनाव हार चुके थे। बड़ी खबर ये थी कि मुख्तार ने वो पूरा चुनाव जेल से ही हैंडल किया। इसके बाद पुलिस ने गाजीपुर जेल में छापेमारी की। छापेमारी की तो पता पड़ा कि मुख्तार की जिंदगी जेल में बाहर से कहीं ज्यादा आरामदेह और कहीं ज्यादा ऐशो आराम से लबरेज है। क्या टीवी, क्या फ्रिज और क्या ऐशो आराम की अन्य सुविधाएं।
कुछ लोग तो यहां तक बताते हैं कि मुख्तार का रसूख इतना अधिक था कि जेलर के साथ मुख्तार बैडमिंटन खेला करते थे। बहरहाल छापेमारी करने के बाद पुलिस ने गाजीपुर से उन्हें मथुरा जेल में शिफ्ट कर दिया। इसके बाद वो कभी बांदा भेजे गए तो कभी फिर लौटकर गाजीपुर उन्हें भेज दिया गया। राजनीति में नाम स्थापित करने के बाद भी मुख्तार की फितरत नहीं बदली। साल 2009 में एक कैटेगरी के बड़े ठेकेदार अजय प्रकाश सिंह उर्फ मन्ना की बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े AK-47 से भूनकर हत्या कर दी। इस हत्याकांड का आरोप मुख्तार पर लगा। चूंकि मन्ना का मुनीम राम सिंह मौर्य इस मामले का चश्मदीद गवाह था, उसकी सुरक्षा का खतरा था, इसलिए उसे गनर मिला था। साल भर के भीतर गाजीपुर के RTO ऑफिस के पास मुनीम राम सिंह मौर्य और गनर सतीश को भी मौत के घाट उतार दिया गया। इस मामले में मुख्तार अंसारी मुख्य आरोपी था। पुलिस चार्जशीट भी दायर कर चुकी है। उम्मीद है कि अगले 3-4 महीने में कोर्ट का फैसला आ जाएगा। मुख्तार पिछले करीब 15 सालों से यूपी के अलग अलग जेलों में बंद है। 2018 में जब वह बांदा जेल में बंद था तो उसे हार्ट अटैक आया। तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के बाद स्थिति सामान्य हुई और दोबारा जेल भेज दिया गया। इसी दौरान मुख्तार की पत्नी आफसा अंसारी को भी हार्ट अटैक आया। वसूली के एक मामले में पंजाब पुलिस ने मुख्तार को हिरासत में लिया। जनवरी 2019 में वह पंजाब के रूपनगर जिले के रोपड़ जेल में बंद था। कोर्ट की अनुमति मिलने के बाद एक बार फिर से उसे यूपी के बांदा जेल में लाया गया है। तमाम लोग दुआएं कर रहे हैं कि यूपी पुलिस एनकाउंटर कर दे तो बढ़िया रहे। असल में ऐसे लोगों को दुआओं का मतलब भी नहीं पता। दुआओं से इंसान की उम्र बढ़ती है, मौत नहीं होती। मुख्तार जानता था कि बिना राजनीतिक संरक्षण के ना तो वो एक एम्पायर खड़ा कर सकता है और ना ही उस एम्पायर को चला सकता है। इसलिए उसने सही समय पर सही पॉलिटिकल डिसीजंस लिए, जरूरत पड़ने पर पाले भी बदले, और इस पूरी प्रक्रिया में उससे सबसे ज्यादा साथ मिला मायावती का, यानी कि बहुजन समाजवादी पार्टी का। यह भी बात सर्वविदित है कि मुख्तार ने अपने भाइयों के साथ मिलकर एक पार्टी बनाई थी, कौमी एकता दल, और इस पार्टी के विलय का प्रस्ताव लेकर वो सपा के पास गए। सपा ने मना कर दिया। अखिलेश की इस वजह से अपने चाचा शिवपाल यादव के साथ लड़ाई भी हुई, लेकिन अखिलेश दृढ़ थे कि वो दूरी बनाकर रखेंगे मुख्तार अंसारी के साथ। वो शायद मुख्तार की छवि का आंच समाजवादी पार्टी पर नहीं पड़ने देना चाहते थे। मऊ, गाजीपुर, जौनपुर और बनारस में मुख्तार अंसारी एक असरदार नाम था। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वो एक बड़ा बरगद था, जिसके तले कोई दूसरा बरगद ना तो पनप पाया ना उभर पाया। राजनीतिक पार्टियां भी इस बात से अनजान नहीं थी। उन्हें पता था कि पूर्वांचल में बढ़त चाहिए तो मुख्तार का हाथ उनके सिर पर होना जरूरी है, लेकिन दिखाया हमेशा ये जाता था कि मुख्तार के सिर पर उनका हाथ है। अब हाथ किसके सिर पर किसका है, ये एक खेल है जो समझने वाले समझते हैं, लेकिन वक्त का पहिया घूमता रहता है। और घूमते घूमते पूर्वांचल के एक बड़े तबके पर शानदार असर रखने वाले मुख्तार अंसारी अभी व्हील चेयर पर बैठते हैं। वो बांदा जेल में कैद हैं। परिवार वालों को उनके जान की फिक्र है। परिवार वालों को चिंता सता रही है कि पुलिस की कैद में होने के बावजूद उनकी जान को खतरा है। हालांकि पुलिस प्रशासन ये कह रहा है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं, लेकिन बीते सालों में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर की घटनाएं बढ़ी हैं और जिस तरीके से अपराध बेलगाम हुए हैं, उसे देखकर किसी अनहोनी की आशंका तो होती है। बस ये उम्मीद की जा सकती है कि जेल के भीतर इस वक्त कोई अनहोनी ना हो। सजा देने का काम न्यायपालिका का है, न्याय व्यवस्था का है, सो ये काम न्याय व्यवस्था ही करे। आपको ये कहानी कैसी लगे हमें ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा हमारे YouTube चैनल को, और अगर फेसबुक के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कीजिएगा हमारे फेसबुक पेज को। शुक्रिया।